हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपने चौथा प्रैक्टिस सेट देखा है, उसमें 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने कंप्लीट की है। तो अब हम यहाँ से 51 पे क्वेश्चन से यहाँ पर अपनी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे और बनी रहिएगा। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि बहुत आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपको ज़रूर देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर चलने वाले ही प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि तख्ती का लिखा हुआ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पर भी अपना समय दीजिएगा और अच्छी तरीके से इनको तैयार कीजिएगा प्रश्नों को। आइए करते हैं बिना समय गंवाए। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। तो आपसे मैं बता दूं, ये जो भौतिक वस्तुएं आती हैं ये आपकी अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। ठीक है, भौतिक वस्तुएं किस में आती हैं? अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। और जो आप मेहनत करते हो, जैसे कि आप कहीं पर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपको टीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वहाँ पर आपको वेतन मिलेगा, तो वो आता है आपका प्रत्यक्ष आय में। ठीक है, और जो हमें भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होती हैं, जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर हमें कोई ऊपर का पैसा इनकम हमें मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक वस्तुएं से प्राप्त होने वाली हमें जो सेवाएं प्राप्त हो रही हैं वो अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो ये जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? डाकघर विभाग के द्वारा। ठीक है, ये जो आपका पोस्ट घर होता है, पोस्ट हाउस होता है, उसके द्वारा आपकी जमा राशि स्वीकार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं मिलता है? तो आपका ब्याज कौन से खाते में नहीं मिलता है? चालू खाते में आपका ब्याज नहीं मिलता है, बाकी सभी में आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? धन की आय, मूल आय, कुल आय या अभौतिक आय? जो हमें वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग से प्राप्त हो रही है संतोष की भावना को अभौतिक आय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकता से आता है? तो परिवार के लिए भोजन आवश्यकता से आता है। क्या भोजन के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, क्योंकि भोजन की, कपड़े की और मकान की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी किस में आता है? आवश्यकता के प्रकार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बैंकों के खातों के प्रकार हैं, बचत खाता या आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता या चालू खाता या उपयुक्त सभी। बैंकों के कितने प्रकार हैं? बैंकों के 5 प्रकार हैं और 3 इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है किन्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, आप स्टार बना लीजिए। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? गहने खरीद कर घर में सुरक्षित रखना, कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं द्वारा या बीमा पॉलिसी में लगाना। बीमा पॉलिसी में लगाना धन का बचत कर सकते हैं आप। सफल बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से, व्यय कम करके या आय बढ़ा करके या बचत करके। आय व्यय के सही संतुलन से बजट सफल माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ पर स्थित है? मुंबई, चेन्नई, बंगलोर या नई दिल्ली? नई दिल्ली में आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग स्थित है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की कब मनाया जाता है? ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो ये आपका 15 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 15 मार्च भी और 24 दिसंबर भी। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इनमें से किस पर एफपीओ
चिन्ह नहीं लगता है तो घी, टमाटर केचप, फ्रूट जूस और शरबत। शरबत पर IPO का चिन्ह नहीं लगता है। कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंडिया या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट चिन्ह प्रदान करती है ISI। ये ISI की फुल फॉर्म है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हॉलमार्क सोना कितनी मात्रा में शुद्ध होता है तो ये आपका होता है 95.26%। ये आ गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो ये हुआ था आपका 24 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहलाता है। अगर हम किसी परिवार में आगे का जो हमारा फ्यूचर होता है उसका खर्च का ब्यौरा अगर हम देते हैं तो वो कहलाता है आपका फैमिली बजट, यानी कि पारिवारिक बजट कहलाता है। एक परिवार चलाने में शामिल उत्तरदायित्वों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। गृह प्रबंधन, हाउसकीपिंग, परिवार प्रबंधन या संसाधनों की देखरेख। एक परिवार चलाने में शामिल उत्तरदायित्वों के प्रबंधन को गृह प्रबंधन कहा जाता है। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी होती है। स्कूल, अस्पताल, परिवार, मंदिर। एक बच्चा अगर क्या घर में बैठ के सामाजिकता सीख सकता है? नहीं ना, वो जब तक स्कूल नहीं जाएगा सामाजिकता नहीं सीख सकता। तो इसीलिए समाज की बुनियादी इकाई जो होती है वो स्कूल होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा से। यह किसका कथन है। संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति। जब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते तो ना तो आपका परिवार में मन लगेगा, ना आपका समाज में मन लगेगा, ना आप कुछ अपने राष्ट्र हित के लिए भी कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने राष्ट्र हित के लिए कुछ कार्य कर सकता है। तो इसका थर्ड आंसर ठीक जाएगा। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होती हैं। प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल करना, परिवार नियोजन, माता एवं शिशुओं की। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर सभी कार्य होते हैं। ठीक है। भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था। 1959, 51, 61 या फिर 64। तो भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन आपका 1951 में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था तो ये 1994, 82, 70 या 81। 1961 में आपका दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए आप, क्योंकि विवाह से संबंधित, दहेज से संबंधित प्रत्येक पेपर को आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। और इसको भी परिवार नियोजन, जितनी भी आपके ये परिवार, दहेज, विवाह योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं वो उनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इनसे लगभग आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं धर्म, रति, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति। उपयुक्त सभी होते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या अंतर विवाह। अंतर विवाह उसको कहते हैं। वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण का, अपोहन का, उत्क्रमण प्रसरण का या विसरण का। अपकेंद्रण का। ठीक है। वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो अपकेंद्रण बल पर करती है। ठीक है। मंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है तो पहला परिवर्तन है आपका हाथ और शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन। और अगर दूसरा पूछा जाएगा तो दूसरा है कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। और लास्ट है आपका उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पहला परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन है आपका हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है। कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, श्रम की बचत करने वाले उपकरणों के का प्रयोग, कार्य स्थान को संगठित करना या कार्य क्रिया में कौशल। कार्य सरलीकरण का जो अर्थ है वो है श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य कौन सा होता है। बुनना होता है या आटा गूंदना या फर्श पोंछना या डस्टिंग। तो सर्वाधिक ऊर्जा का प्रयोग करने वाला कार्य होता है फर्श पोंछना। ठीक है। ये आपके 79 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं 80 क्वेश्चन पर।
कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक कौन सी हैं? औपचारिक, अनौपचारिक। इस कार्य सरलीकरण की प्रमुख दो तकनीक जो हैं वो है आपकी औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, यहाँ पर हम अब मैं आपसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो आपका औपचारिक है इसमें भी आपकी 4 तकनीक आती हैं। 4 तकनीक कौन कौन सी आती हैं? एक आपका माइक्रो मोशन आता है, एक आपका साइक्लोग्राफ आता है, एक आपका टाइम वॉच आता है और एक आपका फिल्म विश्लेषण आता है। ठीक है, ये 4 आती हैं आपकी औपचारिक में। अनौपचारिक में कौन कौन सी आती हैं? एक आपका प्रोसेसिंग जिसको प्रक्रिया चार्ट बोलते हैं, एक पाथवे चार्ट, एक ऑपरेशन चार्ट और एक मल्टी मैन चार्ट। ठीक है, ये आपकी अनौपचारिक में आती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी अनौपचारिक तकनीक है इसका मतलब कहते हैं ना कि चिन्ह, चिन्ह क्या है? तो इसका पेन और पेंसिल चिन्ह माना जाता है। किसका? अनौपचारिक तकनीक का। पाथवे चार्ट का पेन एवं धागा माना जाता है और जो आपका प्रोसेसिंग चार्ट है उसका पेंसिल और कागज माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक, दो तकनीक कौन सी जाएंगी? औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और अनफॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गंध रहित प्रतिषक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानव उपकरण माना जाता है? तो ये है आपका फ्रियोन। एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा को दर्शाता है? तो रसोई घर में जो कार्य त्रिकोण होता है वो किसके बीच की संचरण रेखा को दर्शाता है? रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। इसका थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर किसी भी तरफ से प्रवेश की अनुमति नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आइलैंड रसोई घर, पुलमैन रसोई घर या ओवल रसोई घर या इंडिविजुअल रसोई घर? आइलैंड रसोई घर कहा जाता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितने भी रसोई के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि रसोई से रिलेटेड भी 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा होता है? यू शेप, एल शेप, एक दीवार वाली किचन, 2 दीवार वाली। एल शेप जो होता है बड़े रसोई घरों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियों किसके साथ भी रखी जाती हैं? 1 दीवार के, 2 दीवार के, 3 दीवार के या 4 दीवार के? एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियाँ 1 दीवार के साथ रखी जाती हैं। ठीक है, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए सिरका या नींबू से, नमक व सोडा से या चूने द्वारा या साबुन तथा पानी से? तो तांबे की वस्तुओं को हमें चूने से साफ करना चाहिए। यहीं पर आप नोट कर लीजिए, प्लास्टिक की वस्तुओं को किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए, पीतल की वस्तुओं को किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए? तो प्लास्टिक की वस्तुओं को सर्फ व साबुन से साफ़ करना चाहिए, पीतल की वस्तुओं को नींबू व सिरके से साफ़ करना चाहिए आपका। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं को सिरके से साफ़ करना चाहिए और एल्युमिनियम की वस्तुओं को साबुन के घोल से साफ़ करना चाहिए। टीन की वस्तुओं को साबुन व पानी से साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी होते हैं चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी मच्छर या सभी? तो घर में गंदगी के लिए सभी उत्तरदायी होती हैं, चूहे भी, कॉकरोच भी, मक्खी मच्छर सभी होते हैं। ठीक है, घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद के लिए। तो घर की सफाई का महत्व तीनों के लिए ही काफ़ी लाभदायक होता है, तो इसके तीनों ही आंसर ठीक जाएगा। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तरलूप के आधार पर स्थानायन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जब आपको चारों दिशाओं से सूर्य भी मिल रहा हो और वायु भी आपके घर में पास हो रही हो, चारों दिशाओं से आपको वायु आ जा रही हो और वर्षा का भी चारों तरफ से, मतलब वर्षा भी आपके घर में चारों तरफ से प्रवेश कर रही हो, तो उसका स्थानायन क्या कहलाता है? आमुखीकरण। यानी कि वो आ रही है, चारों साइडों से आ रही है, तो क्या कहलाएगा? आमुखीकरण कहलाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, टिविया प्रमुख हड्डी है। टिविया कहाँ की हड्डी है? छाती की, सिर की, पैर की या हाथ की? टिविया आपकी पैर की हड्डी है। अब यहीं पर मैं आपसे बता देती हूँ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टपीज़ होती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हुए। संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा या कुछ भी नहीं? तो संतुलन से आपका विश्रामदायक भाव आता है। परिधान
से संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव आता है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से जैसे कि गर्मी चल रही है और उसमें आप कॉटन का कपड़ा पहन रहे हैं और कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बिल्कुल मतलब बैलेंसड आपका कपड़ा है, उसका संतुलन बना हुआ है, तो उससे आपके अंदर किस तरीके का भाव आएगा, विश्रामदायक भाव आपके अंदर जागृत होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कला के मूलभूत सिद्धांत कितने हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, कला के मूलभूत सिद्धांत आपके 5 होते हैं। अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी ही आएगा। कला के मूलभूत सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो अनुपात भी होता है और लय भी होता है, संतुलन भी होता है और एक आपका दबाव होता है जिसको प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, आपकी कला के 5 सिद्धांत होते हैं और तत्वों की अगर हम बात करें तो कला के 7 तत्व होते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कला के तत्व, कला के सिद्धांत, कला के रंग, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से लगभग 3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आज की बात मेरी आप याद रखना, मैम ने क्या बोला था, 3 प्रश्न आपको यहाँ से इस टॉपिक से मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है समानुपातिक प्रभाव के नियम हैं। केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा दूरी तथा ताप का प्रभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेखा दूरी तथा ताप का प्रभाव समानुपातिक प्रभाव के नियम माने जाते हैं। ठीक है, डैश रंग का नाम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, प्रकाश, वर्ण, मान या गहराई। तो वर्ण जो होता है वह रंग का नाम दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ट्राइएड, संपूरक और मोनोक्रोमेटिक या एनालॉगस, ये किस किस से मिलते हैं। तो ये जो संपूरक है आपका, ये हरा तथा लाल होता है। ट्राइएड किसको, पीला और नीला, यानी कि 3 रंगों को ट्राइएड कहा जाता है। मोनोक्रोमेटिक एकवर्णी क्या होता है आपका, एनालॉगस सदृश किसको कहा जाता है, नीला, स्लेट और नीले को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ट्राइएड चौथे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इकेवाना पुष्प सज्जा कौन सी इकेवाना पुष्प सज्जा कहाँ की है, भारतीय है या अमेरिकन है या फिर जापानी है। तो ये जो आपकी इकेवाना पुष्प सज्जा है ये जापान की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। पानी में थोड़ी चीनी डालकर, नमक डालकर या फूलदान को धूप में रखकर या फूलदान को छाया में रखकर। तो पानी में थोड़ा नमक डालकर फूलदान को ताज़ा रखा जा सकता है। इनमें से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी होती है, इकेवाना, मोरीवाना या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इकेवाना, मोरीवाना दोनों ही जापानी पुष्प सज्जा होती हैं। जापानी पुष्प सज्जा से रिलेटेड जितना भी आपका मटेरियल है वो अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है। जैसे कि जापानी पुष्प सज्जा में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी टहनी कौन सी होती है, मध्यम टहनी कौन सी होती है और छोटी टहनी कौन सी होती है, कितने कितने अंश पर ये आपकी बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो आपकी इकेवाना में सबसे बड़ी टहनी जो होती है वो आपकी स्वर्ग की होती है जिसको सीन बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ग की ये 90 डिग्री कोण पर बनी होती है। मध्यम टहनी जो होती है वो आपकी मनुष्य होती है जिसको सो बोलते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि सो शब्द किसको इंगित करता है, तो किसको करता है, मनुष्य को करता है। सीन शब्द किसको इंगित करता है, तो ये स्वर्ग को करता है। और पृथ्वी किसको इंगित करती है, तो ये आपकी हाई की। ठीक है, सबसे बड़ी टहनी आपकी स्वर्ग की होती है जो 90 डिग्री कोण पर बनी हुई है और मध्यम टहनी आपकी मनुष्य होती है जो आपकी 45 डिग्री कोण पर बनी हुई है और सबसे छोटी टहनी जो होती है आपकी पृथ्वी की होती है जो आपकी 75 डिग्री कोण पर बनी हुई है। सी सो हाई की ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। सी स्वर्ग को इंगित करता है, सो मनुष्य को और हाई की पृथ्वी को इंगित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जापान की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तो जापान की सबसे पुरानी शैली है इकेवाना। ठीक है, और ये जो आपका मोरीवाना है इसकी ऊंचाई कितनी होती है और ये कब से प्रारंभ की गई थी, तो इसकी ऊंचाई जो होती है 10 से 15 फीट ऊंची होती है ये, और 15वीं शताब्दी से आपकी ये मोरीवाना जो है आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 10 से 15 फीट ऊंची होती है और 15वीं शताब्दी से ये प्रारंभ की गई थी और दोनों ही ये जापानी पुष्प सज्जा की
शैली हैं। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा सबसे बड़ी टहनी आपकी स्वर्ग की होती है, मध्यम मनुष्य की होती है, सबसे छोटी आपकी पृथ्वी की होती है। और स्वर्ग को सीन कहते हैं, मनुष्य को सो कहते हैं और पृथ्वी को हाई की कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जापानी पुष्प सज्जा के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो जापानी पुष्प सज्जा को पुष्प सज्जा, पुष्प प्रबंधन व्यवस्थापन और पुष्प विन्यास भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आपकी जो सबसे पहले जापानी पुष्प सज्जा प्रारंभ की गई थी, तो ये 6वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। और प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो ये चीन से प्रारंभ हुई थी। मानिए मतलब इसका विकास तो अत्यधिक विकास जो हुआ है वो जापान में हुआ है, लेकिन ये चीन से प्रारंभ की गई थी और विकसित जो हुई है ये जापान में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जापानी पुष्प सज्जा को विदेशी पुष्प सज्जा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके 4 सज्जाएं होती हैं। रीके होता है, सोका होता है, मोरीवाना होता है और नाजीरे होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की पुष्प सज्जा होती है आपकी जापानी पुष्प सज्जा में। रीका, सोका, मोरीवाना और नाजीरे। ये जो आपका रीका होता है ना, ये आपकी एक गमला मतलब लंबा गमला होता है, इस तरीके का लंबा गमला होगा और लंबी ही इसमें टहनी लगा दी जाएगी रीका में। ठीक है, मतलब लंबा चौड़ाई नहीं होती है इस गमले की, लंबाई ही होती है और लंबाई ही इसमें टहनी लगा दी जाती है। और ये जो सोका नाम का आपका गमला होता है, ये कम चौड़ा होता है और गमला छोटा होता है, जैसे कि आप टेबल वगैरह पर रख सकते हैं, टीवी पर रख सकते हैं। और इसमें छोटा सा ही टहनी का प्रयोग किया जाता है सोका में। ठीक है, और ये जो आपकी मोरी वाना होता है, ये चौड़े एवं उथले पात्रों का होता है, जैसे कि आपने नाव देखी होगी ना, इस तरीके का होता है ये, इस तरीके का। और इसमें इस तरीके का एक पौधा लगा दिया जाता है जो आपका मोरीवाना होता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 15 फीट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका नाजीरे। नाजीरे जो होता है, लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है नाजीरे में। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये जो आपका ईके वाना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जीवित फूल। क्या होता है, जीवित फूल। एक आपका टोकोनामा है, टोकोनामा का अर्थ होता है, जापान में ईके वाना का प्रयोग जीवित फूल यानी कि मनुष्य के रूप में किया गया है। और टोकोनामा जापान में टोकोनामा, जैसे हम यहाँ पर मंदिर पूजा स्थल को क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं, इसी तरीके से जापान में टोकोनामा को पूजा मतलब वहाँ जापान में मंदिरों को टोकोनामा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जापानी भाषा का मंदिर मंदिर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जापानी भाषा में मंदिरों को टोकोनामा कहा जाता है। ठीक है, जापानी पुष्प सज्जा के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि पात्र की नाप, पात्र कितने फिट का होता है, इस तरीके से, वो भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो ये मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। लिम्बा फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, या दृश्य सामग्री का, या श्रव्य दृश्य सामग्री का, क्रिया सामग्री का। लिम्बा फोन उदाहरण है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का। ठीक है, तो आई होप आपको इतने प्रश्नों 100 प्रश्नों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, यानी कि हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। लास्ट की वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है डाउट है या कुछ है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया है। और बहुत अच्छी तरीके से आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, वहाँ पर आपको मेरा प्रश्न ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, किसी का भी देख लीजिए। और बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले प्रश्न मैं यहाँ पर आप लोगों को करा रही हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अपना प्यार और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। बाय बाय।